इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति आदरणीय गिरीश कुमार चौधरी जी, हमारे बीच उपस्थित जम्मू से आए हुए कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित अशोक घोष साहब, प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह जी, PCCF आशुतोष जी, गोपाल जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण एवं इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण तथा इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज डॉल्फिन दिवस पर आप सब यहाँ इकट्ठा हुए, इसके लिए आप लोगों का हम दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुओं, आपने विस्तार से वो फिल्म भी देखा, फिल्म में काफ़ी चीज़ें दिखाई गई है डॉल्फिन के बारे में, और ख़ास करके आर.के. सिन्हा जी ने विस्तार से बताया, क्योंकि इन्होंने डॉल्फिन पे काफ़ी रिसर्च किया है, इसीलिए इनको डॉल्फिन मैन का भी उपाधि दिया गया है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आर.के. सिन्हा जी हमारे बीच से हैं और ये देश भर में अपनी ख्याति फैलाए हुए हैं डॉल्फिन मैन के रूप में। आपने विस्तार से जाना कि डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने वैरायटी के डॉल्फिन हैं, और जो गांगे डॉल्फिन है ये खास करके हमारे बिहार में पाया जाता है और इसकी संख्या लगभग 1800 से 2000 के आसपास है। और खास करके बिहार में ये 80% इसकी आबादी बिहार में ही पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डॉल्फिन को बचाने के लिए लगातार कॉन्फ्रेंस करते हैं, चर्चाएं करते हैं। आज भी विशेष तौर से हम लोग डॉल्फिन के संरक्षण पर यहाँ सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। जैसे किसी अपराध को जानने के लिए पुलिस वाले जो काम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि ये अपराध का नेचर क्या है और किस तरह के अपराधी ऐसा काम करते हैं, उसी तौर पर मुझे लगता है कि मुख्य रूप से ये जानना, पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि डॉल्फिन को कौन मारते हैं और क्यों मारते हैं। ये दो चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा, तो इससे पता चल जाएगा हमको कि भाई इसकी संख्या कैसे घट रही है, क्यों मारा जा रहा है। और हमने देखा, जितना हम जानते हैं कि मछुआरे ही इसे ज़्यादातर मारते हैं, दूसरे कोई इसे मारते नहीं, मारते हैं या मर जाते हैं, उनके द्वारा मारे जाते हैं, नहीं चाहने पर भी मारे जाते हैं। जैसे कि वो फिशिंग करते हैं, जाल फेंकते हैं, तो मछली के शिकार करने के चक्कर में कभी वो भी शिकार हो जाते हैं, और जब वो जाल में उलझ जाते हैं तो मछुआरा अपना कीमती जाल काटना नहीं चाहता है, उसे मार के फेंक देता है। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना होगा सबसे पहले कि हम इसे संरक्षित कैसे करें। इसके और कई कारण हैं, इसके मरने का, इसके प्रजनन क्षमता का, इसके जितने रिसर्चर स्टूडेंट हैं हम उनको बताना चाहेंगे कि आप जो रिसर्च करते हैं तो हमको लगता है कि कठिनाई होती होगी आपको अभी रिसर्च करने में, क्योंकि वो आप नज़दीक से देख नहीं पाते हैं, नज़दीक से उसे समझ नहीं पाते हैं। हम लोगों ने कई बार इस पे डिस्कस भी किया कि भाई इसको नज़दीक से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत जल्दी इसकी शुरुआत कर दी रिसर्च सेंटर की, जो 2012 में घोषणा हुई थी रिसर्च सेंटर चालू करने के लिए, और मुझे लगता है कि 12 से लेकर अभी तक ये फाइलों में उलझा हुआ था। जब मैं मंत्री बना, और मुझे लगता है कि ढाई महीना पहले हमारे पास फर्स्ट टाइम फाइल आया कि ये रिसर्च सेंटर का फाइल है, इसे हम लोग चालू करना चाहते। तो हमने पूछा इसमें देर किस बात की। फिर हुआ कि अभी रिसर्च सेंटर हमारा बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्डिंग बनेगा तब जाके होगा। फिर बातें आई कि हम लोग कहीं रेंट पे लेकर के इसको चालू कर सकते हैं। फिर हुआ कि नहीं, कॉलेज में कोई जगह है जहां हम लोग चालू कर सकते हैं। तो हम पटना यूनिवर्सिटी के VC साहब का धन्यवाद करेंगे, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का भी धन्यवाद करेंगे। प्रिंसिपल साहब हमारे मीटिंग में आए थे, फर्स्ट मीटिंग में, जिन्होंने तत्क्षण तैयार हो गए कि नहीं हम जगह देने तैयार हैं। हमने कहा इससे बेहतर क्या हो सकता है, जब हमारे पास जगह मिल रहा है, वो भी पटना यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने तय किया कि विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर
लोगों ने कहा कैसे होगा, हमने कहा होगा, क्यों नहीं होगा, क्या करना है उसमें। जब कमरा रेडी है, आर.के. सिन्हा साहब का लैब वो रेडी हमारे लिए है, तो फिर हमको शुरू करने में क्या परेशानी है। 1 सप्ताह के अंदर हमने शुरू करने का डिसीजन लिया और 1 सप्ताह के अंदर वो शुरू हो गया। मुझे लगता है 2.5 महीना पहले, 2.5 महीना बीता है। तो हम समझते हैं कि बिहार नहीं, देश के लिए ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि देश का, कुछ लोग कह रहे थे कि देश का पहला, कुछ लोग कह रहे थे कि एशिया का पहला। मुझे जो जानकारी है कि वर्ल्ड का पहला है, कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है रिसर्च सेंटर। जो गांगे डॉल्फिन है, इसका रिसर्च सेंटर कहीं नहीं बना हुआ है। जब ये रिसर्च सेंटर हमारे राज्य में बना है तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है और इस पर हम लोग विशेष फोकस कर सकते हैं, बहुत कुछ जानकारी उठा सकते हैं। बस उसका तौर तरीका थोड़ा सा अपनाना पड़ेगा। पहले तो हमको रिसर्च करना है कि इसका लाइफ सर्किल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, कैसे ये बढ़ता है, इसका प्रजनन क्षमता क्या है, किस तरह के जीव है। कुछ चीजें जो रिसर्च से आर.के. सिन्हा साहब ने बताया आया है, लेकिन हम समझते हैं कि इसको और ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है और क्लोजली रिसर्च करने की आवश्यकता है। जो हम लोग बाहर से देखते हैं, यह मरा हुआ, हमने पूछा है इनसे कि आपने कैसे रिसर्च किया, इन्होंने बताया कि जो हमारे पास मरा हुआ आया, हम लोग उससे रिसर्च किए, उसके दांतों से, उसके बॉडी से, उसकी स्किन से बहुत चीजें रिसर्च हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इसको और लाइव रिसर्च करने की आवश्यकता है कि हम लोग पानी के अंदर नजदीक में रह के देख के कैसे इसके लाइफ सर्किल को समझ सके, देख सके, जान सके, तब जाकर के पूरा रिसर्च होगा और तभी हम लोग पूरे फाइनल पे पहुंच पाएंगे कि ये बढ़ेगा कैसे। और दूसरा है कि इसके संरक्षण के लिए हम समझते हैं कानून तो है ही कि अगर कोई मारता है तो हम लोग उसे पकड़ करके कानून के हिसाब से जेल भेज देंगे, लेकिन ये परमानेंट समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, फिर भी अपराध हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जहां अपराधी चाह के भी नहीं अपराध करता है। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा हमको फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा काम हम करें, कौन सा ऐसा अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएं कि जो लोग अपराध कानून के डर से नहीं, कुछ और डर से उसे ना मारे। आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ ग्रामीण लोगों ने बताया कि ये गंगा पुत्र माना जाता है, ये भागीरथी लोग इसको मानते हैं, ये हमारी माँ की तरह है, जैसे गंगा माँ है वैसे ये माँ का दूसरा रूप है, गंगा का दूसरा रूप है। तो ये चीजें अगर आम आवाम जो मारने वाले हैं, खास करके उनके दिमाग में अगर सेट हो जाएगा कि नहीं, इसको मारने से हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, और धर्म से इसको जोड़ा गया। जैसे लोगों ने कहा कि ठीक है इसको नहीं मारते, इसे भगवान मानते, कुछ गांव वाले ने कहा इसे देवता मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये चीजें हम लोग फैला दें कि इसको मारने से आपका नुकसान हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएंगे, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इसका बड़ा असर पड़ेगा। हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में रोज नए नए ऐड आते रहते हैं कि भाई ये फिटनेस का बेल्ट है, आप लगा लो 15 दिनों में ठीक हो जाएगा, ये फेस क्रीम है, आप इसे इस्तेमाल करो 15 दिनों में आप एकदम स्मार्ट हो जाओगे। और इसके प्रचार के लिए हम समझते हैं कि स्टार भी आते हैं, कई बड़े बड़े नामचीन लोग भी आते हैं। लेकिन मुझे पता है, हो सकता है आपको भी पता होगा, कि वो झूठ बोलते हैं और वो अधिकतर चीजें फॉल्स होता है, गलत होता है, ये मार्केटिंग का तरीका है। तो वो बिजनेस के लिए मार्केटिंग करते हैं, मैं भी मार्केटिंग करना चाहता हूं किसी के जान को बचाने के लिए, और डॉल्फिन के जान को बचाने के लिए अगर हमें झूठा प्रचार भी करना पड़े, अगर हमें झूठा प्रचार भी करना पड़े कि नहीं इसको मारने से ईश्वर नाराज हो जाएंगे, तो हमें ये करना चाहिए। हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भी कहेंगे कि इसके लिए जो फिल्में बनी हैं वो गाँव में आप जाएं, आम लोगों से, गरीब जो गांव के लोग हैं, मछुआरों से खास करके, उनसे बैठ के वीडियो बनवाएं और वो वीडियो में वो बोले कि हमने 1 डॉल्फिन मार दिया तो हमारा ये नुकसान हो गया, हमने 2 डॉल्फिन मार दिया तो हमारा ये नुकसान हो गया। जब ये वीडियो हमारा मार्केट में आ जाएगा और लोग प्रचारित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कोई डॉल्फिन को छुएगा तक नहीं, डॉल्फिन को नमस्ते करेगा। और मैं बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, बचपन की बात बता रहा हूं कि अपने बिहार में आप जानते हैं कि सुल्तानगंज के पास हैबिटेट बनाया हुआ है, जहां उसके संरक्षण के लिए कानून है, बट वहां लोग फिर भी मार लेते हैं। मैं आपको विक्रमशिला का जो बिहार के, खास करके बिहारी नहीं, पूरे देश भर के लोग
देवघर बैजनाथ धाम जाते हैं पूजा करने के लिए, जल अर्पण करने के लिए, जो सुल्तानगंज में जल उठाते हैं और वो पैदल जाते हैं देवघर। आप देखते होइएगा, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो हमारे साथ टीम होते थे, गांव के लोग, हमारे इलाके के लोग, जब हम लोग जल लेके जाने को तैयार होते थे तो जल भरने के बाद हम लोग वेट करते हैं, गंगा की ओर देखते हैं, और जब वो डॉल्फिन दिखता था तो नमस्ते करके हम लोग आगे बढ़ते कि हमारा यात्रा अच्छा होगा, भगवान ने हमारा स्वीकार कर लिया है, हम पूजा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये धारणा जब आ जाएगी कि नहीं, डॉल्फिन जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप है, गंगा माँ का दूसरा रूप है, जो भी लोग मान लें, और धार्मिक दृष्टिकोण से अगर वो डर जाए, उसको ना छुए, तो इससे बेहतर उपाय उसको मारने से रोकने का नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है। तो इस पे हम लोग काम करने वाले हैं, और अगला हम लोग और कई फिल्म जो हैबिटेट हमारा है, हम लोग उस पर भी बनाने वाले हैं। और खास करके जो स्टूडेंट हमारे हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि आपके क्लोजली रिसर्च के लिए भी हम लोग अलग से रिसर्च कर रहे हैं कि हम आपके लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं डॉल्फिन को नजदीक से देखने का, उसको समझने का, उसको जानने का। तो हम लोगों ने सोचा, अभी फाइनल नहीं किया, अभी सोचा है कि जिस तरह की बातें आती है कि उसको कैसे रखना है, कहाँ रखना है, तो जो उसके जिससे लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब ना हो, तो उसका जो नेचर है गंगा में बहते पानी में वो रह सकता है। तो हम लोग वहीं सोच रहे हैं कि वहीं पर उसको कहीं घेराबंदी करके उसको रखने का प्रयास करें, और उसके अंदर जैसे भी हम लोग रिसर्च करें, या तो वाटर के अंदर कैमरा लगा करके, जो बड़े कैमरे होते हैं, कैमरा लगा करके क्लोजली रिसर्च करने के लिए। अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि नहीं पानी बहुत गंदा होता है, तो वो कैमरा नहीं काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि एक से एक हाई पावर कैमरा आता है जो गंदे पानी में भी अच्छा फोटोग्राफ करता है, वीडियो देता है। लेकिन उसके अलावा भी हम आपको बता दें कि जो हमारे इलाके में कोसी की नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं, महानंदा में है, यहाँ गंडक नदी में है। जो कोसी से रिवर आती है हमारे देश में, उसका टाइम टू टाइम कलर चेंज होते रहता है, पानी का कलर चेंज होता है, उसका जो क्लीन एरिया होता है वो चेंज। जैसे कि अभी हम लोग जैसे बरसात का समय है तो काफी पानी गंदा होता है, उसमें देखने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब बरसात का समय खत्म हो जाता है, ग्लेशियर का पिघलना थोड़ा सा कम हो जाता है, जब कोसी का नदी का धारा थोड़ा स्लो हो जाता है, तो धीरे धीरे पानी क्लीन होता है। जब एकदम एक्सट्रीम पे होता है तो पानी हम देखेंगे कि कोसी नदी में भी पूरा क्लीन हो जाता है। तो उस समय हम समझते हैं कि अगर कैमरा वहां अंदर में काम करे तो विशेष तौर से हम उसके लाइफ स्टाइल को समझ पाए, उसको जान पाएंगे, और ताकि हमारे स्टूडेंट भी उसको क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इसको बचाने में, इसको बढ़ाने में हमें काफ़ी फायदा मिलेगा। तो हम लोग उस पर अपना रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग क्या सिस्टम बना करके आपको प्रोवाइड कराएं कि आप नज़दीक से उसे देख पाए, समझ पाए, पूरी तरह रिसर्च कर पाए। इस पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सारा काम अगर होता है तो निश्चित रूप से हमारा डॉल्फिन यहाँ पर संरक्षित रहेगा, और वो उसका प्रजनन भी होगा, वो आगे काफ़ी बढ़ेगा। ये हम लोग का प्रयास रहेगा। आज डॉल्फिन डे पर आप सब लोग उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।